तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रांतक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी थोड़ी बहुत जब मैं सुनाऊंगा तो आपको एक मेरी पुरानी कहानी भी याद आएगी। बहुत कुछ मिलती जुलती है लेकिन बिल्कुल अलग है। मुंबई में एक फैमिली रहा करता और उस फैमिली में एक माँ और बेटी। बेटी का नाम कृष्ण परेरा, उम्र 27 साल। माँ का नाम प्रमिला परेरा। कृष्ण परेरा एक एक्ट्रेस है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बाटला हाउस या फिर सड़क 2, एक तो सड़क शुरुआत में आई थी संजय दत्त, पूजा भट्ट, उसके बाद अभी कुछ वक्त पहले आई थी सड़क 2, महेश भट्ट की फिल्म थी, तो उसमें भी काम किया कृष्ण परेरा ने। और बाटला हाउस जॉन अब्राहम की जो फिल्म थी उसमें भी काम किया। तो एक एक्ट्रेस प्रमिला परेरा की बेटी कृष्ण परेरा, ये दोनों मुंबई में रहा करते थे। मार्च यानी कि पिछले महीने की बात है। करीब तीसरे हफ्ते में मार्च के प्रमिला परेरा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज आया था एक रियल एस्टेट की तरफ से। और उस मैसेज में ये लिखा था कि वो लोग एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने शुरू की है और इस मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए वो बहुत सारे एक्टर्स को मौका देते हैं अलग अलग फिल्मों में, वेब सीरीज़ में। तो जब प्रमिला परेरा के मोबाइल पे ये मैसेज आया कि टैलेंट मैनेजमेंट एक कंपनी है और वो नए नए उभरते हुए एक्टर्स को मौका दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर उस मैसेज का रिप्लाई किया, फिर बातचीत की। सामने से जिस बंदे ने फ़ोन उठाया उसका नाम था रवि। उसने बताया कि मेरा नाम रवि है और वो उसी टैलेंट जो मैनेजमेंट कंपनी है उसका ओनर है। और इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम था टैलेंट पूल। तो उसने कहा कि मैं उसका डायरेक्टर हूँ। इसके बाद प्रमिला ने बताया कि मेरी बेटी जो है कृष्ण परेरा, वो ऑलरेडी 2 फिल्मों में उसने एक्टिंग की है। उन्होंने उसके सारे पोर्टफोलियो और ये तस्वीरें सब कुछ दी, सब कुछ ठीक। इसके बाद उसने कहा कि आपका बेटी अगर आपकी इंटरेस्टेड है तो आप मिलाइए। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पे तुमको मौका मिलेगा, तुम जाकर मिलो। कृष्ण परेरा रवि के दफ्तर में पहुँचती है उस मैनेजमेंट कंपनी के, वहाँ दोनों की मुलाकात होती है। फिर इसके बाद उससे कहा जाता है कि हम आपका ऑडिशन लेंगे। एक इंटरनेशनल वेब सीरीज़ है जिसके लिए हमें एक बेहतरीन एक्ट्रेस की तलाश है और ये इंटरनेशनल वेब सीरीज़ है। तो कृष्ण परेरा को भी लगा कि बड़ा अच्छा मौका है। इसके बाद मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में, जो 5 सितारा होटल है, वहाँ पर एक दिन ऑडिशन रखा गया। तो ऑडिशन लेने वाले बाकी अलग अलग लोग और रवि खुद, इस टैलेंट पूल कंपनी का ओनर, ये वहाँ पहुँचता है। कृष्ण परेरा वहाँ ऑडिशन देती है। ऑडिशन ठीक ठाक हुआ। ऑडिशन ख़त्म होने के बाद वो पूछती है कि क्या हुआ, तब उसको रवि बताता है कि फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कर लिया है। अब सेकंड एंड फाइनल राउंड का जो ऑडिशन है वो दुबई में होगा और आपको दुबई जाना पड़ेगा, लेकिन दुबई आपके आने जाने, एयर फेयर, वहाँ बोर्डिंग, सब कुछ कंपनी जो है वो अपने आप खर्च करेगी। आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण परेरा के बहुत सारे रिलेटिव भी दुबई में रहते थे, वहीं काम करते थे। तो अब जब सुना कि दुबई में एक तो फाइनल राउंड का ऑडिशन है, खर्चा भी पूरी कंपनी दे रही है, माँ बेटी दोनों बहुत खुश हुए और इंटरनेशनल वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिल रहा था। तो अब दोनों खुश। इसके बाद 2-3 और मीटिंग हुई रवि के साथ। हमेशा प्रमिला परेरा भी थी अपनी बेटी कृष्ण परेरा के साथ। फिर 27 तारीख को इन्फॉर्म किया गया कि आपकी टिकट जो है 1 अप्रैल की वो बुक है दुबई के लिए। अब कृष्ण परेरा और भी खुश। इसके बाद उसको टिकट दी गई, लेकिन जब उसने टिकट देखा तो उस पर लिखा हुआ था मुंबई टू शारजा। अब जाना दुबई था, हालांकि शारजा और दुबई की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बाय रोड जो है वो 30-40 मिनट में पहुँच जाते हैं। फिर भी उसने कहा कि दुबई जाना, शारजा की फ़्लाइट क्यों। और कई लोग ऐसा होते हैं जो दुबई जाने के लिए शारजा भी उतरते हैं, लेकिन इससे चूँकि उसके रिलेटिव रहते थे, परेरा को बहुत कुछ मालूम था। तो उसको रवि ने बताया कि असल में इस वक्त दुबई की फ़्लाइट बहुत महंगी है और शारजा की सस्ती है, और शारजा एयरपोर्ट पर आपको हमारे लोग आएंगे, गाड़ी से ले जाएंगे होटल तक, वहाँ होटल भी आपकी बुकिंग उसकी हो चुकी है, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, इसलिए शारजा की टिकट कराइए। परेरा ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। अब 1 अप्रैल को फ़्लाइट है। कृष्ण परेरा अपनी वक्त पर घर से निकलती है और
मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचती है तो वहाँ पे रवि भी मिलता है अपने टीम के कुछ लोगों के साथ, टैलेंट पूल के। उसको वो तमाम विशेष देता है और कहता है वहाँ जाकर तुम ऑडिशन देना अच्छे से, ठीक ठाक से। उसने कहा कि इस ऑडिशन में जो पार्ट होगा तुम्हारे स्क्रिप्टिंग या डायलॉग का, उसमें एक ट्रॉफी का भी रोल है, किसी ट्रॉफी का एक सीन है। तो उसने कहा ये ट्रॉफी तुम रख लो। एक वो ट्रॉफी अपने साथ लेकर आया था रवि, और इसने कहा ये ट्रॉफी ले जाना, ये तुम्हारे लिए एक तरह से गुड लक भी है, और इस ट्रॉफी का ही एक सीन है जो तुमको वहाँ पर ऑडिशन में करना है। तो इस ट्रॉफी के साथ तुम्हें बोलना होगा डायलॉग। कृष्ण खुश, तय वक्त पर फ्लाइट में बैठी, वहाँ से उड़ी, शारजा लैंड की। शारजा जब लैंड की उसके बाद एयरपोर्ट से अब उसे गाड़ी बाहर लेने के लिए कोई आने वाला था। तो उसने लैंड करते ही सबसे पहले जब फ्लाइट पे वो बैठी तब अपनी माँ से कांटेक्ट में थी। उसने माँ से बातचीत की, रवि से भी बातचीत की कि अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं, मैसेज से भी बात किया व्हाट्सएप। अब जब शारजा में वो लैंड की करीब 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद उतरी तो सबसे पहले माँ को बताया मैं ठीक ठाक पहुँच गई हूँ, सब ठीक है। और इसके बाद सारे जो मैसेजेस थे उसने पढ़े, चेक किए। अब उसने कहा कि अब ज़रा रवि को भी कर दूँ कि बाहर कौन है, क्या है, उसकी डिटेल, गाड़ी की। होटल का नाम उसने बता रखा था रवि ने, दुबई में। तो अब माँ से बात करके फैमिली को ये बता के कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और अब उसने रवि के व्हाट्सअप मैसेजेस खोले जो इससे पहले लगातार पिछले इतने दिनों में बातचीत उसकी हो रही थी। तो जब उसने व्हाट्सअप मैसेजेस खोले तो अचानक पहली चीज़ उसने देखी कि उसके मोबाइल में जो रवि के जितने भी मैसेजेस हैं वो डिसअपेयर हो गए, सब गायब। एक होता है डिसअपेयरिंग फीचर्स कोई। तो उसे बड़ा लगा कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से लगातार बातचीत हो रही, उसने सारे मैसेज के रिकॉर्ड रखे हुए थे, और शारजा एयरपोर्ट पर उतरते ही रवि के सारे मैसेज डिसअपेयर। अब उसमें बहुत सारे उसने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए थे, वो भी सब गायब। अब उसने कहा ये क्या। अब उसने कॉल मिलाया रवि को, मोबाइल स्विच ऑफ। अब उसने कहा ये क्या परेशानी है। अब उसने कहा कि चलो, उसने होटल का नाम बताया था, उसे होटल का नाम याद था दुबई में। उसने किसी तरह से नंबर निकाले, होटल को फ़ोन किया। उसने कहा कि कृष्ण परेरा के नाम पर एक बुकिंग है मेरी। वहाँ उन्होंने कहा चेक करके बताते हैं। चेक करके उन्होंने कहा कि सॉरी, इस नाम से ऐसी कोई बुकिंग नहीं है हमारे होटल में। उसने कहा इस होटल में कोई ऑडिशन होना है इंटरनेशनल वेब सीरीज़ के लिए, उनकी क्रू एंड टीम मेंबर होगी। उसने कहा सॉरी, हमारे यहाँ ऐसी कोई शूटिंग नहीं है, ना कोई ऐसा ऑडिशन है। अब कृष्ण परेरा का दिमाग घूम गया कि ये क्या है। रवि का जो मैसेज है वो डिसअपेयर हो चुका है, मोबाइल बंद है, होटल में कोई बुकिंग नहीं है, बाहर कोई लेने नहीं आया, क्या करूं। अच्छा, कृष्ण परेरा का जो पासपोर्ट था वो 10 अप्रैल को उसके ख़त्म हो रहा था, उसकी जो वैलिडिटी थी 10 अप्रैल के बाद एक्सपायर हो रहा था। तो उसने तय किया था कि ऑडिशन वो 1 तारीख को देगी और 2 को रहेगी और 3 को वापस मुंबई आ जाएगी। अब इधर सारे मैसेज डिसअपेयर, रवि का कोई अता पता नहीं, होटल में बुकिंग नहीं, ऑडिशन का कंफर्मेशन नहीं। अब क्या करे वो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ से कहा कि माँ ऐसी ऐसी बात है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, मैसेजेस गायब हैं, रवि गायब है, होटल में मेरे नाम की कोई बुकिंग नहीं है, वहाँ ऑडिशन नहीं है, अब मैं क्या करूँ। रोने लगी। तो माँ ने कहा कि लगता है कुछ गड़बड़ है, काम करो, तुम फ़ौरन वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करो एयरपोर्ट पर। अब ये जब सब बात हो रही, उसने कहा ठीक है माँ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसने कहा कि बेटा तुम वापसी की अपनी जो है ना फ़्लाइट वो ले लो। अब उसी वक्त करीब 11 बजे की फ़्लाइट थी, 1 अप्रैल की ही, रिटर्न दिल्ली के लिए, वो मुंबई के लिए सॉरी। तो उसने कहा ठीक है मैं फ़्लाइट बुक कर लेती हूँ। उसने वापसी की फ़्लाइट बुक कर ली, माँ को बताया फ़्लाइट बुक कर ली इतने बजे की। फिर माँ ने कहा कि अब तुम पुलिस के पास जाओ और बताओ ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है। उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं पुलिस के पास जाकर आके फिर आपको कॉल करूँगी, मेरे मोबाइल में सिर्फ 3% बैटरी बची है, तो एक बार मैं चार्ज भी कर लूँ, बात भी कर लूँ, देन आपको बोर्डिंग से पहले वापस मुंबई के लिए मैं आपको कॉल करूँगी। माँ ने कहा ठीक है। माँ परेशान। अब थोड़ी देर के बाद वक्त बीता, माँ फ़ोन किए जा रही है, कृष्ण परेरा का मोबाइल अब मिल नहीं रहा है, स्विच ऑफ स्विच ऑफ। उसने कहा बैटरी 3% थी, हो सकता है अभी तक चार्ज ना किया हो। लेकिन कई घंटे बीत गए, बात ही नहीं हो पाई। फिर उसे लगा 11 बजे की फ़्लाइट थी, मुंबई लैंड कर जाएगी करीब करीब 2 बजे तक। फ़्लाइट मुंबई लैंड की, माँ बदहवास एयरपोर्ट गई तो पता चला कि उस फ्लाइट में कृष्ण परेरा नाम की कोई लड़की पहुंची ही नहीं मुंबई। अब माँ को फिक्र सताने लगी, इधर मोबाइल लगातार स्विच ऑफ। अपने रिश्तेदारों को दुबई फ़ोन करना शुरू किया, दुबई से वो लोग शारजा गए, लेकिन कोई खोज खबर जितनी भी की कोई पता नहीं चला।
माँ परेशान। माँ ने अगले दिन 2 अप्रैल को ही मुंबई पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखा दी। उसने कहा मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो वहाँ गई और एक रवि नाम का शख्स है जो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओनर है, और उसने उसको दुबई में ऑडिशन के नाम पर भेजा, लेकिन वहाँ उसके मैसेजेस गायब हो गए, उसके फ़ोन बंद हैं और कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं। और मेरी बेटी वहाँ पे, उसके बाद से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वापसी की फ़्लाइट थी, तो मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। अब मुंबई पुलिस का रवैया ये था कि कहाँ, अब दुबई और शारजा का मामला कहाँ, हमारे जुरिस्डिक्शन, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुंबई पुलिस टरकाती रही, ठीक है हम पता करते हैं, लेकिन 2-4 दिन ऐसे ही निकाल दी। 2-4 दिन निकालने के बाद 10 अप्रैल को, मतलब परेरा को गए हुए अब 9 दिन हो गए, माँ बाप बदहवास हैं, सब ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। सॉरी माँ। इधर मुंबई पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तभी 10 अप्रैल को एक ईमेल आता है जो प्रमिला परेरा के इस पे ईमेल एड्रेस पर, और ये ईमेल जो भेजा था शारजा में इंडियन कॉन्सुलेट, यानी कि वहाँ की जो अपनी एम्बेसी है, उन्होंने भेजा। ईमेल पढ़ते ही प्रमिला परेरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ईमेल में लिखा था कि आपकी बेटी प्रमिला परेरा 1 अप्रैल को शारजा एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ी गई और इस वक्त वो शारजा सेंट्रल जेल में बंद है। अब माँ ये पढ़ते ही एक तरह से लगभग बेहोश होने वाली कि ये क्या हुआ। मेरी बेटी गई ऑडिशन देने के लिए, ये ईमेल आ रहा है कि उसके पास से ड्रग्स मिला है। बदहवास माँ भाग कर फिर पुलिस के पास जाती है, कहती मेरी बेटी की रिपोर्ट लिखाई थी आपको, लेकिन ये मेल आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। कॉन्सुलेट को भी उन्होंने रिप्लाई किया। अब मुंबई पुलिस भी थोड़ी परेशान हुई कि इसने रिपोर्ट तो लिखाई थी और वहाँ ड्रग्स के साथ पकड़ी गई। अब मामला चूँकि दूसरे देश का था, तो सीनियर पुलिस अफसरों ने प्रमिला की मदद की और इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच से कहा कि तुम इस मामले की जांच करो। अब क्राइम ब्रांच ने यह केस हाथ में लिया, सारे केस की तहकीकात की, कॉन्सुलेट से उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने सारी चीज़ें समझी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी बेटी के पास से ड्रग्स मिला है और उसमें कोई ऐसा झूठ नहीं है कि उसको फंसाया गया, और वो ड्रग्स के साथ पकड़ी गई, वो भी रंगे हाथ एयरपोर्ट पर। तो माँ ने पूछा कि वो ड्रग्स किस चीज़ में मिला है, तो फिर पता किया गया, तो पता चला कि जो ट्रॉफ़ी अपने साथ लेकर गई थी प्रमिला की बेटी कृष्ण परेरा, उस ट्रॉफ़ी में ड्रग्स था और उस ट्रॉफ़ी के साथ कृष्ण पकड़ी गई शारजा एयरपोर्ट पर रंगे हाथ। जैसे ये बात पता चली तो माँ ने पुलिस को बताया, क्राइम ब्रांच के अफसरों को, कि मेरी बेटी की वो ट्रॉफ़ी नहीं थी। जिस रवि ने उसको भेजा वहाँ ऑडिशन के नाम पर, उसी ने ये ट्रॉफ़ी उसे दी थी कि ये तुम्हारे ऑडिशन का एक पार्ट है, इसको तुम ले जाना और फिर वहीं पे जो टीम के लोग हैं उनको ये हवाले कर देना, ये ट्रॉफ़ी उन्हीं को दे देना अपने ऑडिशन के बाद, क्योंकि तुम्हारे डायलॉग के साथ इस ट्रॉफ़ी का यूज़ होगा। अब क्राइम ब्रांच ने ये सुना तो फिर लगा कि इस मामले में कहीं ना कहीं रवि और इन सारी चीज़ों की कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब पुलिस ने रवि को ढूंढना शुरू किया। अब रवि को ढूंढते ढूंढते ये रहता था मलाड, और जो एक मलाड में रहता था रवि, और इसकी अपनी एक बेकरी की दुकान थी। तो पुलिस रवि तक पहुंची। आखिरकार रवि थोड़ा सा चकमा देने के बाद क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। जब रवि पकड़ा गया तो फिर पुलिस ने उससे पूछा तो उसने एक और नाम लिया, और उस शख्स का नाम था एंथनी पॉल। तो रवि ने कहा कि इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है एंथनी पॉल, वो भी शामिल है। अब पुलिस ने एंथनी पॉल को भी उठाया। अब इन दोनों को जब पूछताछ की गई तो दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उस ट्रॉफ़ी में ड्रग्स था, वो ड्रग्स हमने ही दिया था कृष्ण परेरा को। तो पुलिस को लगा कि ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, दुबई में अपने किसी डीलर के पास पहुंचाना होगा ड्रग्स, इसलिए ड्रग्स दे दिया। अब पुलिस ने पूछा कि तुमने उसे क्यों दिया। जब इसके बाद पूरी पूछताछ हुई तो खुद पुलिस हैरान रह गई कि बदले की ऐसी कोई कहानी कहाँ से ला सकता है, बदले के लिए कोई ऐसी चीज़ कैसे सोच सकता है। तो ये कहानी कोई ड्रग्स रैकेट का नहीं था, ड्रग्स बेचने का नहीं था, ड्रग्स किसी को पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सिर्फ एक फैमिली को बदनाम करने और उसे परेशान करने, उसे जेल तक पहुंचाने के लिए एक बदले के तहत ये सब कुछ किया गया था।
कहानी पूरी यूँ थी कि ये जो एंथोनी पॉल है, ये मुंबई में बोरीवली इलाके में रहता है, और बोरीवली इलाके में ही एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एंथोनी पॉल की बहन रहती है, और उसी बिल्डिंग में प्रमिला और उसकी बेटी कृष्ण परेरा रहती हैं। यानी जिस बिल्डिंग में कृष्ण परेरा और माँ बेटी प्रमिला रहती थी, उसी बिल्डिंग में एंथोनी पॉल की बहन रहती थी। 2020 में कोरोना आ गया, मुंबई में सबसे ज़्यादा उस वक्त दहशत थी, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के कई दिनों बाद हर घर में कुछ ना कुछ ज़रूरत थी। अब उस बिल्डिंग में एंथोनी पॉल की बहन अकेली, उसे भी बहुत सारी मदद की ज़रूरत थी। तो जब जब ऐसा कुछ छूट मिलती लॉकडाउन के दौरान, तो एंथोनी पॉल अपनी बहन के घर जाकर मदद करता, कुछ जो भी ज़रूरी सामान है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वो पहुंचा देता। ऐसे ही एक दिन वो फिर अपनी बहन के घर उस बिल्डिंग में गया। जब वो उस बिल्डिंग में घुसा तो कोरोना के टाइम में तो सन्नाटा ही हुआ करता था, लोग एक दूसरे से भी भागते थे नज़दीक आने से। तो अचानक एक कुत्ता जो है वो भौंकने लगा और एंथोनी पॉल की तरफ झपटने लगा। कुत्ता लगभग एंथोनी पॉल को काटने वाला था। एंथोनी पॉल थोड़ा पीछे हटा, वहीं पे जहाँ पे गेट के अंदर ही वो दाखिल हुआ था, गार्ड वार्ड की कुछ चेयर या कुर्सी पड़ी होती है, उसने एक प्लास्टिक की कुर्सी उठाई और उस कुत्ते पे उसने हमला कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो उसने कुत्ते को उस कुर्सी से मारा। जैसे ही उसने कुत्ते को कुर्सी से मारा, इतने में एक लेडी चीखते हुए आई, और वो लेडी कोई और नहीं थी बल्कि प्रमिला परेरा थी, यानी एक्ट्रेस कृष्ण परेरा की माँ। उसे देखा कि, और वो कुत्ता उन्हीं का था, उन्होंने देखा कि उस कुत्ते को एक शख्स यूँ कुर्सी से मार रहा है। वो बहुत ज़ोर से पॉल के ऊपर भड़की और उसे बहुत बुरा भला कहा। तब तक कई लोग जमा हो गए। एंथोनी पॉल को लगा कि जिस तरीके से प्रमिला परेरा ने उसकी बेइज्जती की है और लोग वहाँ खड़े हुए हैं, उसे बहुत बुरा फील हुआ। उसे लगा कि उसका बहुत ज़बरदस्त इंसल्ट किया गया है, और बस ये बात उसके दिल में बैठ गई। वो वहाँ से लौटता है, लौटने के बाद उस कसम खाता है कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है, कोरोना ख़त्म हो जाता है। जब कोरोना ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, पर बदले की भावना उसके दिल में तब भी थी। वो इंतज़ार करता रहा। जब फ्लाइट सब खुल गई, तब उसने अपने दोस्त रवि को अपने साथ मिलाया और उसने कहा कि रवि, तुम एक मतलब इस तरह के जो टैलेंट मैनेजमेंट है इसका ओनर बनकर तुम मैसेज करो। और प्रमिला परेरा का उसने नंबर ले रखा था, क्योंकि सोसाइटी में बहन रहती थी, नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने मैसेज किया, उसे पता था उसकी बेटी एक्ट्रेस है, ये भी जानकारी थी पॉल को। उसके बाद उसने कहा एक इंटरनेशनल वेब सीरीज़ है जिसमें काम करना है। ऑडिशन के नाम पे फेक ऑडिशन लिया उसने ग्रैंड हयात होटल में, 5 स्टार मुंबई के। फिर दुबई अपने खर्चे पर भेजा, पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था। उसका सिर्फ ये था कि यूएई में चूँकि ड्रग्स को लेकर कानून बहुत सख्त है, तो वहाँ ये ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ी जाए, जेल जाए और इसकी फैमिली की बदनामी है। इसी के तहत सब कुछ तय किया, उसको टिकट दी, और 1 अप्रैल को जाने से पहले उसने 31 मार्च को ये ट्रॉफ़ी कृष्ण परेरा को दी कि तुम्हारे ऑडिशन का पार्ट होगा, और उस ट्रॉफ़ी में बहुत ही चालाकी से ड्रग्स छुपा दिए। उसके बाद वो पहुंच गई और वहाँ ड्रग्स के साथ पकड़ी गई तो इसका बदला पूरा हुआ। और वो जैसे ही पहुंची तो उसके बाद रवि ने अपने सारे मैसेजेस ये वो सब डिसअपेयर कर दिए। तो वो सेंट्रल जेल में कौंसुलेट के ज़रिए पता चला। अब क्राइम ब्रांच ने जब इन दोनों को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद ये सारी कहानी सामने आई। अब जब कहानी सामने आई तो पता चला कि कृष्ण परेरा बेकसूर है और वो शारजा की सेंट्रल जेल में खामखा बंद है। तो अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय के थ्रू यूएई की गवर्नमेंट और वहाँ अपने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर ये बताने जा रही है वहाँ की अदालत को कि ये लड़की बेकसूर है, इसको एक साजिश के तहत बदला लेने के लिए फंसाया गया, वो ड्रग्स इसका नहीं था, और जो असली कल्प्रिट हैं वो हमने पकड़ लिए हैं। अब यूएई देखिए इसके बदले में क्या करता है कि वो दोनों जो जिम्मेदार हैं उनको आप हमारे को हवाले कर दीजिए या आप उन्हें अपने कानून के हिसाब से सज़ा दीजिए। लेकिन इतना तय है कि इस इनिशिएटिव के बाद जो कृष्ण परेरा है वो जल्दी रिहा हो जाएगी और वापस आ जाएगी। तो बदले के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। अब ये वही कहानी है, याद कीजिए आपको, जो मैंने बहुत पहले आपको सुनाया था, कतर की स्टोरी जो थी, ओबीना और शरीक, शायद यही नाम था।
उन दोनों को कैसे उसकी फूफी ने फंसाया था। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ऐसी एक कहानी सुनाई थी, लेकिन यहाँ पे वजह कुछ और थी। तो ये थी कहानी, एक बदले की अजीबोगरीब कहानी। कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। सानिया का आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सानिया। और मोहम्मद अली ने भेजा है, ये उनकी बेटियाँ हैं हैदराबाद से। साथ ही अभीरे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभीरे। और ये जावेद ने भेजा है। अनमोल बिश्नोई, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनमोल। और ये शर्मिला जी और श्रीनिवास जी, इन दोनों की बिटियाँ हैं, बल्कि बेटे हैं, माफ़ कीजिएगा, और बीकानेर से हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे अनमोल। साथ ही निर्वा अमीन, इनका भी है बर्थडे, बल्कि इनका पहले था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे निर्वा। और फ्रेनी कारिया ने भेजा है। मौसमी और मुकेश, इन दोनों की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत मुबारक, बधाई। सौरभ ने भेजा है बख्तियारपुर पटना से। साथ ही गबानी भौतिक एक कहानी की फरमाइश की है। सैमसन डब्बारमा, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। फैयाज़ आलम ने भी कहानी की फरमाइश की। अमित टोरंटो से, थैंक यू सो मच अमित भाई आपका। देवेंद्र पांडे, थैंक यू सो मच। और आपकी जो फरमाइश है वो मिल गई, जल्दी पूरी करते हैं। अंजलि, इन्होंने पूछा कि वो जो अशरफ ने लेटर लिखा था कि 15 दिन के अंदर मुझे कोई मार दे, तो उस लेटर में किस पुलिस अफसर का नाम निकला। अभी तक वो नाम सामने नहीं आया, जैसे आएगा अंजलि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।